तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगेन करने वाले हैं इस टॉपिक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और ये है कलर ऑफ कंपाउंड्स। बेसिकली कलर ऑफ कंपाउंड जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही नहीं, इनफैक्ट किसी भी केमिकल कंपाउंड का हम लोग कलर कैसे पता करेंगे कि वो कंपाउंड कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, ये चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं कलर ऑफ कंपाउंड्स को लेकर। ओके, तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी हम लोग कवर करेंगे और बाकी के कंपाउंड्स को भी कवर करेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ी बेसिक बात पहले बता दूं कि हमारा ये डिस्कशन हमको ये तो बता देगा, हमारा जो ये डिस्कशन है वो हमको ये तो बता देगा कि कंपाउंड कलर्ड है कि कंपाउंड कलरलेस है, लेकिन ये डिस्कशन बिल्कुल हमको ये नहीं बताएगा कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का स्पेसिफिक कलर क्या होता है। मतलब हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड रेड होगा कि ग्रीन होगा, हम ये पता कर सकते हैं कि वो कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, लेकिन उसका एक्चुअली कलर क्या होगा इसका कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके, तो ये बात माइंड में आप जरूर रखिएगा। फाइन। अच्छा, कलर ऑफ कंपाउंड का जो मुख्य कारण है, मतलब मेनली किसी भी कंपाउंड का कलर क्यों होता है, तो यार आप लोग जानते ही हैं, एक बड़ी सिंपल से बात है कि किसी भी कंपाउंड में अगर दो डिफरेंट एनर्जी लेवल हमको मिल जाते हैं, किसी भी कंपाउंड में अगर दो डिफरेंट एनर्जी लेवल आपको मिले और सनलाइट उस पर स्ट्राइक करती है, विजिबल लाइट, लेट से HNO इस पर स्ट्राइक करता है, तो यहां के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर लेवल में जाते हैं और अगले ही पल वो वापस भी आएंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो वो वापस आएगा और इंड्यूस्ड रेडिएशंस देगा। इंड्यूस्ड रेडिएशन का मतलब जब ये ऊपर जाके वापस आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा, और यही एनर्जी जब हमारे रेटिना को स्ट्राइक करेगा तो वो उसको कलर में कन्वर्ट करेगा। मतलब अगर आप समझ गए हो तो किसी भी कंपाउंड के कलर का जो बेसिक कारण है, इनफैक्ट किसी भी कंपाउंड के लिए मैं कह सकता हूं उसका जो मुख्य कारण है वो ये कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होना चाहिए। मतलब जब उस पर सनलाइट स्ट्राइक करें तो उसके इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में ट्रांसफर हों, फिर वापस आए, तो वो जो आपकी एनर्जी एमिट होगी, ये आपकी जो एमिटेड एनर्जी है, इस एमिटेड एनर्जी को ही हमारी आईज या हमारा रेटिना जो है वो उसको कलर में कन्वर्ट करेगा। अब ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, इसके मुख्य 4 कारण हो सकते हैं। मतलब जहां तक आपके सिलेबस की मैं बात करूं तो किसी भी कंपाउंड के कलर का कारण अगर हम जानना चाहें कि किस वजह से ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हुआ, तो उसके मेनली 4 रीजन हो सकते हैं। अगर एक एक करके हम लोग बातचीत करें इस पर, तो सबसे पहला है होमो लूमो ट्रांजिशन। ओके, होमो लूमो ट्रांजिशन। एक बात आप लोगों को याद दिला दूं, तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा, MOT, केमिकल बॉन्डिंग में आता है ये, ठीक है, कि एक ऑर्बिटल जिसको आप कहते हो होमो, होमो का मतलब बेसिकली होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल। ओके, अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस है O2 और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लेट से है कितनी, 16। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पर कि इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंजमेंट होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, अगर वो थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊं तो आप लोगों ने ऐसे कुछ पढ़ा होगा प्रोबेबली कि सबसे नीचे इसके सिग्मा 1s होगा, उसके बाद सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देन इसके बाद सिग्मा 2s, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, देन इसके बाद आता है सिग्मा 2pz, इसके बाद आते हैं पाई के 2 ऑर्बिटल ये, और पाई के 2 एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में एक और होता है, ये होता है, शायद आपको पता होगा, ये सारा डिस्कशन केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पाई 2px, पाई 2py, और यहां पर ये पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, पाई x और y बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट ऑर्बिटल होता है सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग। अब अगर आप देखें तो इसके अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाए, यहां पर ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन को भरा जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वाले जो ऑर्बिटल हैं इनको कहा जाता है होमो, मतलब सबसे ऊपर जो भरे हुए डब्बे हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊपर का डब्बा और जो फिल्ड है, तो उसकी अगर आप बात करोगे तो π2px एंटी बॉन्डिंग और π2py एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये कहलाता है होमो। और लूमो का मतलब उसके जस्ट बाद वाला जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड है, भाई इसके जस्ट बाद ये वाला जो ऑर्बिटल है यहां से खाली डब्बे शुरू होते हैं, तो इसको कहा जाता है लूमो। तो किसी भी कंपाउंड में जहां आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करोगे तो उसमें उसके पास एक होमो ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और उसके जस्ट ऊपर एक लूमो ऑर्बिटल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। आपका जो होमो है इसमें इलेक्ट्रॉन है और जो लूमो है उसके जस्ट बाद उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब सनलाइट इसको स्ट्राइक करेगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर को एक्साइट होंगे, फिर डी एक्साइट होंगे, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं होमो लूमो ट्रांजिशन। तो हमारे कई कंपाउंड ऐसे हैं, कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनका कलर होमो लूमो ट्रांजिशन की वजह से होता है। अब आपके माइंड में यह आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि किन कंपाउंड्स का कलर जो है वो होमो लूमो ट्रांजिशन की वजह से है। तो मैं कहूंगा आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 4 ही कंपाउंड है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये 4 कंपाउंड आपके सामने देखें यहां पर लिखे हुए हैं। कौन कौन सा? फ्लोरीन जिसका कलर है पेल येलो, हल्के पीले रंग का होता है। देन क्लोरीन गैस इज ग्रीनिश येलो, Br2 इज रेडिश ब्राउन एंड I2 इज वायलेट कलर। ये 4 गैसेस हैं जिनके कलर को आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है कि साहब जो है इनमें से किसका कलर होमो लूमो की वजह से होगा। तो आप ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस के हिसाब से ये 4 कंपाउंड हैं, ये 4 गैसेस हैं जिनका कलर होमो लूमो के कारण होता है, और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे एक बार जेईई एडवांस में पूछा गया था अभी 2017 या 18 में कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे जाते हो कलर डीपेंस एज वी मूव डाउनवर्ड। जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे जाओगे वैसे वैसे तुम देख रहे हो कि ऊपर वाले गैस का कलर हल्का है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो फ्लोरीन का गैस यहां पर फ्लोरीन गैस का कलर क्या है? पेल येलो, हल्के पीले रंग का, और नीचे वाली जो गैस है उसका कलर क्या है? वायलेट है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे कलर जो है वो आपका इंटेंस होता जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी एराइज होता है, फिर यहां पर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये भी एराइज होता है कि कलर जो है वो डीप क्यों होता जा रहा है, ओके। चलिए इस बात को आपको लोगों को समझाता हूं कि जैसे जैसे आप हैलोजेंस में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये कलर डीप क्यों होता जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग एक जानकारी ये समझिए कि एक कॉन्सेप्ट है हमारे कलर व्हील का, ओके। कलर व्हील कह लो, चाहे इसको मैं एक नाम दे रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये क्या है? ध्यान दीजिए, कलर व्हील या कॉम्प्लीमेंट्री कलर। आपको ये मालूम है कि आपके विजिबल लाइट में विबग्योर, ये आपके कलर्स हैं, ओके। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इसमें शायद रेड के तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी घटती है और एनर्जी घटती है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कलर कौन है? वायलेट, और सबसे कम एनर्जी वाला कलर कौन सा है? रेड। ये सब जानकारी आप लोगों को है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वायलेट है और सबसे कम एनर्जेटिक रेड है, या कह लो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? वायलेट की। तो आपको समझाना यहां पर यह है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट यह है कि यहां पर आपके जो कलर्स हैं ना, जैसे 2 कलर होते हैं हमारे, एक होता है हमारा कलर एब्जॉर्ब्ड, ध्यान दीजिएगा, एक हमारा कलर होता है कलर एब्जॉर्ब्ड और दूसरा होता है कलर ऑब्जर्व्ड, ओके। कलर एब्जॉर्ब्ड और कलर ऑब्जर्व्ड, जरा ध्यान से समझिएगा कंफ्यूजन ना होने पाए। कलर एब्जॉर्ब्ड और कलर ऑब्जर्व्ड, एक कलर जो एब्जॉर्ब होता है डीडी ट्रांजिशन में और एक कलर जो हम लोगों को दिखता है,
उन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर मैं इसकी बात करूं। देखिए, ये बात हम सब लोग सहमत हैं इस बात से कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सनलाइट यहां स्ट्राइक करती है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर को ट्रांसफर होता है और उसके बाद वो डी एक्साइट होता है, तो ये बात आप भी जानते हो कि जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मस्ट बी इक्वल टू ऑब्वियसली व्हाट, एनर्जी ऑब्जर्व्ड या एनर्जी एमिटेड, ऐसे कह लेते हैं। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और जो एनर्जी एमिट होगा, एनर्जी एमिटेड, वो आपस में बराबर होगा। ये बात तो सही है। मतलब अगर यहां से ऊपर जाने में एक्स अमाउंट एनर्जी इसने ली, एब्जॉर्ब की, तो वापस आने में एक्स अमाउंट एनर्जी ही रिलीज करेगा, क्योंकि जो एनर्जी का गैप है ऑर्बिटल्स के बीच वो तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। अगर एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा लौटते समय भी उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा। ये बात तो आप समझ रहे हैं। बट जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसका जो कलर होगा, मतलब एब्जॉर्ब्ड कलर, ध्यान दो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड के करस्पॉन्डिंग जो कलर है उसको मैं कह रहा हूं एब्जॉर्ब्ड कलर। जैसे मान लो, लेट से तुमने यहां पर विबग्योर जब इस पर डाला, मींस व्हाइट लाइट इस पर स्ट्राइक कर रही है, और लेट से इसने रेड कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड किस कलर की है? रेड कलर की, तो वो रेड कलर कहलाता है एब्जॉर्ब्ड कलर। और जब वो वापस आएगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो जो कलर हमको दिखेगा उस कलर को हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड कलर। समझेगा ध्यान से, एब्जॉर्ब्ड कलर और ऑब्जर्व्ड कलर। एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी और जो एमिट होगी वो तो सेम है। जो एनर्जी ऊपर जाने में लगेगी नीचे आने में उतनी ही रिलीज होगी, ये बात तो आप समझ रहे हैं। लेकिन जो कलर एब्जॉर्ब होगा और जो कलर ऑब्जर्व्ड होगा वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास जो विबग्योर होता है, विबग्योर, इसमें जो टोटल आपके पास 7 कलर्स हैं, अगर इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बातचीत करूं तो ध्यान दीजिएगा, विबग्योर, ओके। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में वायलेट और इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री होता है येलो। ध्यान दो, वायलेट और इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री येलो। इसका मतलब होता है कि अगर वायलेट या इंडिगो एब्जॉर्ब हुआ तो येलो कलर ऑब्जर्व होगा, और अगर येलो कलर एब्जॉर्ब हुआ तो वायलेट या इंडिगो ऑब्जर्व होगा। ध्यान से समझिएगा। सिमिलरली आपके ब्लू कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो येलो होता है, और आपके ग्रीन कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो रेड होता है। इसका अगर एक कलर व्हील बना दिया जाए, यहां पर समझिएगा, अगर इसका एक कलर व्हील बनाया जाए तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर अगर ये वायलेट और इंडिगो लिख दिया जाए, वायलेट इंडिगो एक साथ, देन ब्लू, ग्रीन, विबग्योर, येलो, ऑरेंज और रेड, तो जो कलर आमने सामने है ना वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब वायलेट और इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? येलो है, या येलो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? वायलेट और इंडिगो। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज है और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड है। आप लोग कंफ्यूज मत होना इस बात में। यूजुअली स्टूडेंट्स जब कलर पढ़ रहे होते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो रहा होता है। मैं दोबारा से एक बार बोल दे रहा हूं, जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जितना एनर्जी नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन को ले जाने में एब्जॉर्ब होगा, रिलीज भी एग्जैक्टली उतना होगा। लेकिन जो कलर एब्जॉर्ब होगा और जो कलर ऑब्जर्व्ड होगा वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब अगर वायलेट और इंडिगो कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो रिलीज तो उसी की होगी, लेकिन जो कलर दिखेगा वो येलो होगा। कंफ्यूज मत होना। मतलब अगर ब्लू कलर का एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो रिलीज भी ब्लू कलर का होगा, लेकिन कलर दिखेगा हमको कौन सा? ऑरेंज। और ऐसे ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है रेड। तो अगर आप लोगों ने ये समझा हो तो अब मैं आपको बता सकता हूं यहां पर कि आपके जो हैलोजेंस हैं उनका कलर नीचे जाने पर क्यों डीप होता जाता है। समझिए जरा। जैसे आपके पास जो हैलोजेंस हैं उनमें अगर आप देखें F2,
Cl2, Br2 और I2। ओके, ये स्थिति है वहां पर। जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, है ना, तो यहां पर आप देखो तो कलर हो गया है ये वायलेट, और यहां पर आपका कलर था पेल, पेल मींस हल्के रंग का था। तो यहां पर आपका जो कलर है वो वायलेट है। ये कौन सा कलर है? कलर ऑब्जर्व्ड, जो कलर हमको दिखा। और अगर वायलेट कलर हमको दिखा है तो ऑब्वियसली जो कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा वो कौन सा हुआ होगा? येलो। समझ आई बात? तो जितना ज्यादा एनर्जी वाला कलर हमको देखेगा उतना कम एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा। अगर आप ये बात समझ रहे हो, ये वाला कलर ज्यादा एनर्जी वाला है, मोर एनर्जेटिक, ज्यादा एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब हुआ है। मोर एनर्जेटिक कलर इज ऑब्जर्व्ड। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग बोला जा सकता है लेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, लेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब इसके होमो और लूमो के बीच का जो एनर्जी का गैप होगा वो लेस होगा, लेस एनर्जी गैप। तो अगर आप इसको फाइनली समराइज करें और अगर आप समझ गए हों तो आयोडीन का कलर जो कि ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा एनर्जी वाला कलर ऑब्जर्व्ड है, ये जेईई एडवांस में पूछा गया है 2018 में। I2 का कलर जो वायलेट है, ज्यादा एनर्जी वाला कलर दिखा है तो लेस एनर्जी वाला एब्जॉर्ब हुआ है। इसका मतलब आयोडीन में होमो और लूमो के बीच का जो गैप है एनर्जी का वो कम होगा। और ये बात तो आप भी जानते हो ना यार कि अगर F2 से लेकर I2 तक जाओ तो होमो लूमो का गैप कम होता जाएगा। अगर आप F2 से लेकर I2 तक जाएं तो होमो लूमो का कलर गैप एनर्जी का घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि F2 में अगर नीचे है यहां पर 2s2p तो वहां पर आगे जाओगे तो 3s3p, 4s4p, 5s5p, और आप जानते हो क्वांटम नंबर जैसे बढ़ेगा एनर्जी का गैप घटता जाएगा। वैसे इतना डिटेल में जानने की जरूरत हमको नहीं है, बट फिर भी अगर आप समझना चाहें तो फाइनली आपका एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई आयोडीन का कलर सबसे ज्यादा इंटेंस इसलिए है क्योंकि आयोडीन के होमो लूमो के बीच एनर्जी गैप कम होता है, और एनर्जी गैप अगर कम होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब लेस होगी, तो कलर जो एब्जॉर्ब होगा वो लेस एनर्जी वाला होगा, तो कलर जो ऑब्जर्व्ड होगा वो ज्यादा एनर्जी वाला या इंटेंस होगा। ओके, फाइनली मैं समराइज कर देता हूं। मैंने कहा है कि कलर के मुख्य 4 कारण हैं। किसी कंपाउंड का जो कलर है उसके 4 कारण हो सकते हैं। उनमें से पहला था होमोलूमो ट्रांजिशन, और इसका जो कलर है वो मेनली आपके हैलोजन गैसेस के कलर को एक्सप्लेन करता है, F2, Cl2, Br2 और I2। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कलर का जो दूसरा कारण है वो है हमारा LMCT, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये क्या है? ये बड़ी सिंपल से बात है यार कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स है MnO4- या KMnO4 कह लो, जिसका कलर पिंक या पर्पल होता है। तो जैसा कि यहां पर नाम से क्लियर है कि आपका LMCT लिगैंड से मेटल इलेक्ट्रॉन या चार्ज का ट्रांसफर। जैसे MnO4- में अगर आप देखो तो मैग्नीज +7 है और 4 ऑक्साइड आयन है, तो सेंट्रल एटम मैग्नीज +7 और 4 ऑक्साइड आयन। अगर यहां पर एक ऑक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीज +7 को ट्रांसफर करे, जब इसके ऊपर सनलाइट स्ट्राइक करेगा HNu, समझिए जब ऑक्साइड आयन पर HNu स्ट्राइक करेगा तो ऑक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीज को ट्रांसफर कर दे, तो मैग्नीज +7 अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मैग्नीज +6 हो जाएगा, और ऑक्साइड आयन जो -2 है वो कन्वर्ट होकर कहां चला जाएगा? -1 में, एक ऑक्साइड आयन। फिर अगले ही पल जब इसका डी एक्साइटेशन हो तो इलेक्ट्रॉन यहां वापस ट्रांसफर हो जाए, और जब मैग्नीज +6 से एक इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांसफर होगा तो मैग्नीज दोबारा +7 में आ जाएगा, और ऑक्सीजन जिसको एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा वो फिर से क्या हो जाएगा? -2। तो यहां क्या हो रहा है अगर आप समझ रहे हो कि लिगैंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और मेटल से वापस लिगैंड को, तो लिगैंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन, लिगैंड से मेटल, मेटल से लिगैंड, लिगैंड से मेटल, मेटल से लिगैंड। तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि आपका जो मेटल यहां पर होगा, सबसे जरूरी चीज
यहां पर जो मेटल होगा इट शुड बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऐसा? नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों? भाई मैग्नीज +7 इलेक्ट्रॉन लेकर +6 में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। मैग्नीज +7 अगर एक इलेक्ट्रॉन लेकर मैग्नीज +6 में गया तो ये मैग्नीज का क्या हुआ? रिडक्शन। इसका मतलब मैग्नीज खुद में क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एलएमसीटी थ्योरी तभी लग सकता है जब आपका मेटल कैटायन एक तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बदलने के लिए तैयार हो। आपका जो मेटल कैटायन है एक तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बदलने के लिए तैयार हो, और दूसरी जरूरी बात यह है कि वो अपने आप को रिड्यूस कर सके, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से जो कलर आता है ना, इसको हम कहते हैं एलएमसीटी थ्योरी, और इस पर भी जेई मेन में प्रोबेबली 2016 में क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब यहां भी एक लिस्ट है आपके लिए, जिस लिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कंपाउंड्स का कलर इस थ्योरी के कारण होता है। ये आपके पास कंप्लीट लिस्ट है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और मैं बोल रहा हूं यहां पर लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का कलर पिंक या पर्पल होता है। पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 ग्रीन है। K2Cr2O7 ऑरेंज। अच्छा, क्रोमेट का कलर येलो होता है एक्सेप्ट दीज टू क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट और मरकरी का एक क्रोमेट है मर्क्यूरस क्रोमेट, और इनका कलर ब्रिक रेड है। सारे क्रोमेट येलो हैं, ऑल द क्रोमेट्स आर येलो एक्सेप्ट दीज टू क्रोमेट्स, ब्रिक रेड, सिल्वर क्रोमेट और मर्क्यूरस क्रोमेट। और इसका कारण मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है पोलराइजेशन फैक्टर। मतलब जो इनका कलर है वो पोलराइजेशन से आता है, और वो ज्यादा इंटेंस कलर होता है। पोलराइजेशन फैक्टर के कारण जो कलर आता है वो एलएमसीटी या किसी भी और कारण से जो कलर है उससे ज्यादा इंटेंस है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एलएमसीटी नहीं हो रहा है। अगर क्रोमेट यहां है, अगर इन दोनों में भी क्रोमेट है तो एलएमसीटी यहां भी हो रहा होगा, बट एलएमसीटी से जो कलर आएगा वो येलो आ रहा होगा क्रोमेट का, और जो पोलराइजेशन से आएगा वो ब्रिक रेड। तो ऑब्वियस सी बात है जो डोमिनेट कर जाएगा कलर वो कौन सा होगा? ब्रिक रेड। ओके, फिर आगे है I3- रेडिश ब्राउन, NO2 गैस रेडिश ब्राउन। इसके बाद कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है ये डीप ब्लू, निकल का कॉम्प्लेक्स है अगेन डीप ब्लू, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ब्राउन रिंग का जो कलर होता है, रिंग टेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट और फेमस हैं, और इन सब पर हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। ये आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो सल्फाइड आयन के डिटेक्शन में होता है, और फाइनली प्रूशियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू। और इनका डिटेल मैं बता भी चुका हूं, बाकी इनके बारे में काफी चीज और हम बात करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस। ओके, तो उस टॉपिक में इनका थोड़ा मैं और आपको डिटेल दूंगा। फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है उन कंपाउंड्स की जिनका की कलर एलएमसीटी से है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा कारण कलर का एलएमसीटी। नेक्स्ट अगला कारण है डीडी ट्रांजिशन, केस 3। अच्छा, एक बात अगर आप लोग ध्यान देंगे तो चाहे वो कलर होमोलुमो से हो और चाहे कलर एलएमसीटी से हो, सबके अंदर एक मुख्य बात है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल पर, और वहां से वापस आना। तो आपको तो पता ही है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में तो हमेशा ही यह संभव है, क्योंकि वहां तो हमेशा स्प्लिटिंग हो जाती है और दो एनर्जी लेवल डेवलप हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है कि दिस कॉन्सेप्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल्स आर ट्रांसफर्ड टू हायर डी ऑर्बिटल एंड बाउंस बैक रिलीजिंग सेम एनर्जी। अच्छा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि वहां पर जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल डेवलप हो जाएंगे। तो जब भी सनलाइट स्ट्राइक करेगी, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है ऑक्टाहेड्रल का, लेट से किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, तो जब इस पर सनलाइट स्ट्राइक करेगी तो यहां का इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा और फिर डी एक्साइट होगा।
इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और डी एक्साइट होगा। और अभी मैंने बताया आप लोगों को कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड। मतलब यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी खर्च होगी, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा नॉट, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब या रिलीज होगी जिसको आप डेल्टा नॉट कहोगे, वो डेल्टा नॉट इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू। अगर यहां पर एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो एच न्यू है, तो ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा नॉट, दैट डेल्टा नॉट शुड बी इक्वल टू एच न्यू, और यू कैन से एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा या एच सी न्यू बार, क्योंकि आपको पता है कि वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। तो यहां से ना आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर वेवलेंथ वगैरह दिया हो, अगर वेवलेंथ वगैरह या फ्रीक्वेंसी आपको दिया हो, वेव नंबर दिया हो, तो आप बता सकते हो कि डेल्टा नॉट कितना है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या वापस रिलीज होगा वो बराबर एच न्यू, एच सी बाई लेमडा या एच सी न्यू बार। So this energy will be proportional to frequency or proportional to wave number. Okay? ये बात तो आप समझ ही गए। दूसरा मैंने क्या बताया है? दूसरा मैंने आपको कलर व्हील के कॉन्सेप्ट से बताया है कि कलर एब्जॉर्ब्ड एंड कलर ऑब्जर्व्ड, कलर एब्जॉर्ब्ड एंड ऑब्जर्व्ड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो वो बात वहां भी लगेगी, वो बात एलएमसीटी में भी फॉलो होगा और यहां भी फॉलो होगा कि इस डी से डी ट्रांजिशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, अगर वो वायलेट और इंडिगो है तो जो कलर दिखेगा वो येलो होगा, अगर वो ब्लू है तो दिखेगा ऑरेंज, अगर वो ग्रीन है तो दिखेगा रेड। और इतना ही नहीं, ये भी जान लो, अगर वो होगा ग्रीनिश येलो, अगर वो होगा ग्रीनिश येलो तो कलर जो दिखेगा वो आपका यहां कुछ पर्पल जैसा आ जाएगा, पर्पल कलर। ओके? या अगर वो ब्लूइश ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होगा तो दिखेगा रेडिश ऑरेंज। मतलब हमेशा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। ठीक है? एनर्जी उतनी ही एब्जॉर्ब और रिलीज होगी, लेकिन जो कलर दिखेगा और जो कलर आपका एब्जॉर्ब होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जो पीछे भी मैंने बताया आपको। इनफैक्ट इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और एक दो क्वेश्चन पर तुम लोग ट्राई करना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि दो कॉम्प्लेक्स लिए गए हैं, एक है K4 Fe6 और दूसरा ये वाला कॉम्प्लेक्स है, और इनके दो कलर दिए हैं रेड और येलो, और इनकी मैचिंग करनी है। क्वेश्चन है मैच द कलर एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स किस कलर का है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और क्वेश्चन में आपको दो कलर दिए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा कलर किसका है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए कि ये जो कलर आपको दिया है, ये कलर हमेशा जो दिया रहेगा वो कलर ऑब्जर्व्ड होगा। कौन सा कलर? ऑब्जर्व्ड, हमें जो दिखा है। इस कलर से हम पता कर लेंगे कि कलर एब्जॉर्ब्ड कौन सा रहा होगा। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर के हिसाब से विबग्योर, जिसकी कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं विबग्योर में, कि वायलेट और इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री येलो, ब्लू का आपका है सॉरी ऑरेंज, और ग्रीन का रेड। ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी। ओके? तो इस आधार पर अगर डिस्कशन किया जाए तो रेड कलर जो ऑब्जर्व होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड का क्या है? ग्रीन। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन। और येलो जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट या इंडिगो है। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहां पर दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं एक्स और वाई, आपको दो कलर दिया है रेड और येलो। आपको जज ये करना है कि किस कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर है। तो मैंने आपको टेक्निक ये बताई कि ये कलर जो दिए हुए हैं ये ऑब्जर्व्ड कलर है, मतलब इनमें से एक कॉम्प्लेक्स रेड दिखेगा और एक कॉम्प्लेक्स येलो दिखेगा। लेकिन मैंने पहले क्या निकाल लिया? उस ऑब्जर्व्ड कलर से उनका कॉम्प्लीमेंट्री जो एब्जॉर्ब्ड कलर है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लेक्स एक्स और कॉम्प्लेक्स वाई में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कहां ज्यादा होगी, अगर आपसे मैं पूछूं कि कॉम्प्लेक्स एक्स और वाई में स्प्लिटिंग कहां ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली एक्स में। क्यों?
क्यों ऐसा है? क्योंकि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है देन वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में साइनाइड स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। और अगर साइनाइड स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो एनर्जी का गैप कहां ज्यादा आएगा? एक्स में। तो जरा सोच के बताओ कि एक्स में अगर एनर्जी का गैप ज्यादा है तो जब वहां पर डी ट्रांजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होने की बारी आएगी तो कौन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? सोचिए जरा। कॉम्प्लेक्स एक्स और वाई दो हैं आपके पास, साइनाइड स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, ये वीकर है, तो यहां डी ट्रांजिशन कहां ज्यादा होगा? साइनाइड में। तो डी ट्रांजिशन में जब नीचे से ऊपर जाना होगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स जो है वो ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब कलर आपने यहां पर देखिए ये दो निकाल रखे हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व्ड कलर की मदद से क्या निकाल लिया था? एब्जॉर्ब्ड कलर। जो ऑब्जर्व्ड कलर है उससे पहले मैंने क्या निकाला था? एब्जॉर्ब्ड कलर। और अब मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्स एक्स और वाई में जो एक्स है वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा एनर्जी वाला मेरे पास वायलेट या इंडिगो है, और कम एनर्जी वाला मेरे पास जो है वो ग्रीन है। तो आई ना बात फिर समझ में? इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स एक्स है ये वायलेट या इंडिगो अगर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि दिखने में इसका जो कलर है वो कैसा रहा होगा? येलो। और अगर ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो दिखने में इसका जो कलर है वो कैसा रहा होगा? रेड। तो मैचिंग हो गया कि इसका कलर है येलो और इसका कलर है रेड। समझ आई बात? तो ऐसे आप लोगों को करना है। आप चाहें तो मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करते रहूं। मैंने क्या किया, इन दो कॉम्प्लेक्सेस का दो कलर, ये ऑब्जर्व्ड कलर है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाला तो एब्जॉर्ब्ड कलर। एब्जॉर्ब्ड का मतलब जो नीचे से ऊपर जाने में खर्च होगा। चूंकि मुझे मालूम है कि वायलेट और इंडिगो की एनर्जी ज्यादा है तो वायलेट और इंडिगो इनमें से वही कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा जहां पर डेल्टा नॉट ज्यादा है, मतलब जहां की स्प्लिटिंग ज्यादा है। और स्प्लिटिंग ऑब्वियसली वहां की ज्यादा होगी जहां का लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा। तो साइनाइड और वाटर में लिगेंड स्ट्रॉन्गर कौन था? साइनाइड। तो साइनाइड वाले में स्प्लिटिंग ज्यादा, साइनाइड वाले में एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, तो साइनाइड वाला वायलेट इंडिगो एब्जॉर्ब करेगा, तो साइनाइड वाला दिखने में येलो हो जाएगा। तो मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इस बातचीत को 5 मिनट रिवाइंड कर दो और फिर दोबारा से देख लो, ठीक है? लेकिन ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली एडवांस में आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और एक इससे भी बेहतर क्वेश्चन है मेरे पास, तो चलिए 2-3 मिनट ले सकते हो, ठीक है? 2-3 मिनट लीजिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए और बताइए मुझे। और अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने के बाद ही उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखिएगा। आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 5 और NO, और इसके डब्बे पर चार्ज है +2। ये ब्राउन रिंग है जो ब्राउन रिंग टेस्ट में हमें मिलता है, आप लोगों को पता है। इस पर हम लोग काफी बातचीत कर चुके हैं। क्या क्या बातचीत कर चुके हैं अगर मैं आपको याद दिलाऊं? कि आयरन जो है, यहां पर आयरन का प्राइमरी वैलेंसी +1 होता है, ये हमने पढ़ा है। तो कॉन्फ़िगरेशन चूंकि आयरन का 4s2 3d6 होता है, तो +1 का मतलब एक निकलने के बाद 4s1 और 3d6 आएगा। फिर मैंने आपको कहा था कि ds का इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर कर दो, तो आया था d7, तो आया था 3d7। अच्छा, d7 में अगर आप फिलिंग करो, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अगर d7 में फिलिंग करें, अब पॉइंट है यहां पर हमारे पास लिगेंड कैसे हैं? तो आपको पता है वाटर भी यहां पर वीक होता है और NO भी वीक। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, तो 1 2 3 4 5, सॉरी वीक लिगेंड है तो मुझे ऐसे नहीं फिलअप करना होगा, ओके? तो वीक लिगेंड के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले एक एक करके फिलअप करना होगा, ठीक है? तो यहां पर ये आपके 3 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आप देख सकते हो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, पेयरिंग नहीं हुआ इसलिए हाई स्पिन और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ये सारा डिस्कशन हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं अपने वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 8 में।
अगर आप देखेंगे तो वहां ये सब आपको मिल जाएगा। ओके, खैर अब आते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बताना है कि सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स। तो पहला है कि कलर चेंजेस ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, करेक्ट। अभी हमने पीछे लिखा है कि LMCT से जिन कॉम्प्लेक्सेस का कलर आता है उनमें से ये है। अच्छा, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, यहां हमारे मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर DD ट्रांजिशन से होता है, D से D में ट्रांजिशन से, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस का कलर LMCT से होता है और वो लिस्ट आपको मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। बट ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस का कलर DD से है, बट इस पर्टिकुलर का या कुछ और हैं जो पीछे हमने नोट किए हैं वो LMCT से है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो LMCT से है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, आयरन इज इन +1 स्टेट एंड नाइट्रोसेल इज NO+, हाँ वो तो आपको पता ही है कि NO+ होता है, तो ये भी सही है। अगला, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.87 बोर मैग्नेटॉन एंड इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आई थिंक ये भी सही है। सो द आंसर इज D। अगर सिंगल करेक्ट है so the answer will be D, all options are correct। तो ये बड़ा फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस पर पूछे गए हैं क्वेश्चंस एडवांस में, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुली करिएगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम थोड़ा और आपको बेहतर आइडिया देने के लिए। तो एक क्वेश्चन ये और है आपके सामने, यहां भी आप 2-3 मिनट ले लो, ठीक है, बहुत ज्यादा समय तो नहीं बट 2-3 मिनट आप ले लें और सॉल्व करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। Color of coordination compounds depend on CFT. What will be the correct order of absorption of wavelength of light? Okay, invisible region, मतलब ये आपको जो 3 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, एक है COCN होल 6-3, दूसरा भी कोबाल्ट का है CONH3 होल 6+3 और तीसरा है COH2O होल 6+3। अगर आप ध्यान दें तो इन तीनों में तुम्हारा सेंट्रल एटम सेम है, तीनों में प्राइमरी वैलेंसी सेम है, तीनों जगह कोबाल्ट पर जो चार्ज है वो +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सिर्फ और सिर्फ अंतर है तो क्या है, यहां का लिगेंड साइनाइड है, यहां का लिगेंड अमोनिया है और यहां का लिगेंड वाटर है। और अगर आप लिगेंड फील्ड की बात करो तो शायद ये सीक्वेंस है। साइनाइड सबसे स्ट्रांग लिगेंड है, जो पीछे लिस्ट हमने कभी पढ़ा है, वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 7 में जो हमने पढ़ा है, साइनाइड स्ट्रांगेस्ट है इसमें, फिर अमोनिया है, फिर वाटर। और जितना स्ट्रांग लिगेंड होगा मुझे लगता है स्प्लिटिंग का ऑर्डर भी वही होगा, और जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ध्यान दो, स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी, भाई यही तो वेवलेंथ होती है hc/λ, ये एनर्जी E, ध्यान रखिएगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो बी केयरफुल। हमारी जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यहां पर लिखा जा सकता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ओके, अच्छा कौन सी आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाने में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी। तो जरा समझिए, अगर स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा साइनाइड में है तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो वेवलेंथ है वो साइनाइड में सबसे कम आएगी, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहां है, साइनाइड में, तो वहां एनर्जी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो अगर आप लोग समझ गए तो आपका जो आंसर है यहां पर वो शायद क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ आनी चाहिए वाटर में, इसके बाद आपकी अमोनिया में एंड देन साइनाइड में। तो ये एक जेई मेन लेवल का क्वेश्चन था या नीट लेवल का मैं कह दूं। ये क्वेश्चन जो आपको मैंने सॉल्व करवाया या आपने जो सॉल्व किया शायद आपने कर भी लिया होगा, तो ये आपका क्वेश्चन जेई मेन या नीट लेवल का है। ओके, पिछला क्वेश्चन एडवांस लेवल का था और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जेई मेन लेवल है मुझे ऐसा लगता है, तो आप लोग फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को भी पढ़िए और जल्दी से सॉल्व कर डालिए। चलिए शुरू हो जाइए। आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप 2-3 मिनट सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना, ठीक है। एक है TiF6-2 जिसमें कि टाइटेनियम पर +4 चार्ज है, दूसरा है COF6-3 जिसमें कोबाल्ट +3 है,
अगला है Cu2Cl2 जिसमें क्यूप्रस आयन है Cu2Cl2। अगर मैं पहले कॉम्प्लेक्स यहां पर लिख दूं तो Cu2Cl2 और कॉपर पे चार्ज +1 है, और आखिरी वाला है NiCl4-2 और इसमें निकल पर चार्ज है +2। अच्छा, इन सब के अगर मैं डी सबशेल की बात करूं तो टाइटेनियम 22 होता है, तो टाइटेनियम 22 का मतलब है S2D2 होगा, और चारों निकल गए तो D0 आएगा। कोबाल्ट 27 है 27, तो S2D7 और 3 निकाल दोगे तो D6 आएगा। कॉपर जो है S1D10 होता है, अगर 1 निकल गया तो D10, एंड निकल इज S2D8 और अगर 2 निकल गए तो D8। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्रोबेबली एक स्टेटमेंट नीचे लिखा भी होगा। हाँ, ये मैं चाहूंगा आपको पहले समझा दूं, उसके बाद उस क्वेश्चन पर आता हूं। जैसे इसमें लिखा है कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस वेयर LMCT इज एप्लीकेबल। ये तो मैंने बताया था अभी कि आपके ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस का जो कलर है वो डी ट्रांजिशन से है, लेकिन कुछ एक हैं जिनका कलर LMCT से है, और जो कुछ एक है ना वही इंपॉर्टेंट हैं, तो उसकी एक लिस्ट पीछे है, वो आपने लिख ली है अभी या नोट कर लीजिएगा। D0 और D10 कलरलेस होंगे ड्यू टू DD, ड्यू टू समझिए ड्यू टू DD ट्रांजिशन में जहां भी आपका D0 D10 आएगा वो कलरलेस होगा, क्योंकि जब D0 है तो नीचे से ऊपर जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और अगर D10 है तो सारे डब्बे भरे हुए हैं, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो रहेगा कहां। इसलिए ध्यान देना कि जो भी कॉम्प्लेक्स तुम्हारा D0 और D10 होगा वो कलरलेस होगा DD से, बट क्वाइट पॉसिबल कि वो कॉम्प्लेक्स LMCT से कलर हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गड़बड़ मत करना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। MnO4- अगर आप देखो तो यहां पर मैग्नीज S2D5 होता है, लेकिन मैग्नीज का प्राइमरी वैलेंसी +7 होने के कारण ये D0 होगा, तो आइडियली इसको कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बोलिए, ये होना चाहिए कलरलेस, बट फिर भी तुमने पीछे अभी पढ़ा है कि ये कैसा होता है, पिंक। तो क्या हो गया, कुछ जादू है इसमें, मैजिक? तो कोई चमत्कार नहीं हो गया है, चीजों को ध्यान से पढ़ के अच्छे से याद रखिए। ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस है DD से, क्योंकि D0 है तो DD ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, तो उस कॉन्सेप्ट से ये कलरलेस है, लेकिन LMCT जो पीछे अभी पढ़ा उसके हिसाब से ये कैसा है, पिंक या पर्पल। तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड फाइनली कैसा हो जाएगा, कलर्ड। तो आप कहेंगे यार मुझे कैसे पता चलेगा कि ये DD से कलरलेस है लेकिन इससे कलर्ड है? तो पता बिल्कुल चलेगा अगर उस लिस्ट को अच्छी तरह से तुम रटोगे, और नहीं रटोगे तो भूल जाना आपसे नहीं होना है। मैं बड़ी क्लियर बात करता हूं, ओके? मैं रटने की बात यूजुअली नहीं करता हूं, बट कुछ जगहों पर केमिस्ट्री में आपको रटना पड़ेगा, और आप नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आप भूल जाइए। तो अगर आप LMCT वाला लिस्ट रट लें तो देखो मेरा पॉइंट क्या है, अगर आपको LMCT वाली लिस्ट पता है तो कॉम्प्लेक्स अगर D0 D10 है तो कलरलेस होगा, अनटिल अनलेस वो LMCT वाली लिस्ट में नहीं है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स D0 D10 है तो वो कलरलेस होगा, लेकिन अगर वो LMCT वाली लिस्ट में है तो फिर कलर्ड होगा। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा एक है कि D0 और D9 आपका जो है वो हमेशा आपके कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। ये देखिए मिस्टेक है यहां पर, ये कलर्ड होना चाहिए, ओके? तो D0 से D9 हमेशा कलर्ड होंगे, क्योंकि D1 टू D9, सॉरी मिस्टेक मत करना, D1 से लेकर D9 तक हमेशा कैसे होंगे, कलर्ड। क्यों? क्योंकि D1 से D9 तक कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो नीचे से ऊपर जाएगा। समझ आई बात? तो D0 D10 कलर्ड, सॉरी कलरलेस, D0 D10 कलरलेस, LMCT लग गया तो अलग बात है। D1 से D9 तक कलर्ड हमेशा, लेकिन अब जरा इसमें भी एक बात बोल दे रहा हूं, D1 से D9 तक हमेशा DD ट्रांजिशन से कलर्ड आना चाहिए। लेकिन मान लो तुमसे अगर वो क्वेश्चन कह दे कि साहब ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें D सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी ये कलरलेस है, बताओ ऐसा क्यों है? मैं कह रहा हूं कि D1 से लेकर D9 तक
हमेशा कलर्ड आना चाहिए। लेकिन मान लो उसने क्वेश्चन कर दिया कि साहब इस वाले कॉम्प्लेक्स में D8 अरेंजमेंट है, उसके बाद भी ये कलरलेस है, तो अब यहां कौन सा जादू चल गया? तो वहां पर जादू ये चल गया होगा कि अगर जो एनर्जी स्ट्राइक करती है जो हमारे रेटिना को, वो विजिबल रेंज में नहीं है, वो अल्ट्रावायलेट रेंज में है, वो इंफ्रारेड रेंज में है, मतलब विजिबल रेंज के बाहर है, तो भले ही कॉम्प्लेक्स D8 था वो कलरलेस हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन राइज होता है कि साहब हमको कैसे पता चलेगा कि वो विजिबल रेंज में है कि नहीं? तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं आएगा कि वो विजिबल रेंज में ना हो। आप विजिबल रेंज को हमेशा माइंड में रखिए, वो विजिबल रेंज में ही रहेगा। अगर विजिबल रेंज में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज जरा डिफरेंट होगी। वो कभी तुमसे नहीं, जैसे मान लो तुम्हारा डी, मेरी बात समझिएगा, कंफ्यूज मत होना, D1 से लेकर D9 हमेशा जवाब देना कलर्ड, बिल्कुल आंख बंद करके जवाब दीजिएगा कलर्ड, निश्चित होकर हमेशा आपका आंसर सही आएगा। D1 to D9 है तो कलर्ड है। और अगर वो विजिबल रेंज में कभी नहीं होगा तो उसका क्वेश्चन बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। वो क्वेश्चन ऐसे करता है कि साहब ये वाला D7 है लेकिन कलरलेस है, एक्सप्लेन। तो जब यार वो ऐसे कह देगा कि ये D7 है और कलरलेस है, एक्सप्लेन, तो एक सिंपल सी बात है कि D7 है, कलर्ड होना चाहिए, बट अगर क्वेश्चन में कलरलेस दिया है दैट मींस कि वो विजिबल रेंज में नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा माइंड में। मैं वापस आता हूं क्वेश्चन पर, जो हम बातचीत कर रहे थे उस क्वेश्चन पर वापस आता हूं। तो देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन ये दिया था कि इनमें से कौन कलरलेस स्पीसी हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं DD ट्रांजिशन की बात करूं तो ये कलरलेस है और ये कलरलेस है, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ये कलरलेस है और ये कलरलेस है, क्योंकि D0 और D10 है। तो TiF6-2 एंड Cu2Cl2, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? D। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर वो सारी बात आप समझ गए हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन DD ट्रांजिशन से ही रिलेटेड जो मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व कर लें जल्दी से इसको भी, और ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किए हैं। एक छोटा सा यहाँ लॉजिक ये लगेगा, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा पहले, ठीक है, उसके बाद देखिएगा। जैसे COF6-4, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है COCl6 और -4, आपको देख रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हो गया। और ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो है ये बराबर क्या होता है? HC न्यू बार वेव नंबर। क्वेश्चन में तुम्हें ये वेव नंबर जो है, ये जो वेव नंबर है वो 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, चूंकि वेव नंबर 1/λ होता है तो इसलिए इसका जो इकाई है वो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स या ऐसे कुछ आएगा। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में एक तो ये दिया हुआ है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए इतना है, तो कहता है कि COCl4-2 जो कि टेट्राहेड्रल है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन ये है। तो कहता है डेल्टा टेट्राहेड्रल क्या होगा? यार सिंपल सी बात है कि डेल्टा टेट्राहेड्रल जो है इट इज 4/9 टाइम्स डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और इसको सॉल्व करो तो यहां जो वेवलेंथ इस्तेमाल होगी वो 18,000 का 4/9, तो ये आ जाएगा आपका 2000 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। सो द आंसर इज C। होप कि आपको ये समझ आया। ओके फाइन। तो अभी तक हम लोगों ने कलर का 3 कारण पढ़ा, एक आपका था होमोलुमो, दूसरा LMCT और तीसरा DD ट्रांजिशन। चौथा और आखिरी कारण, अच्छा यहां पर कुछ चीजें जो है ना दूसरे टॉपिक की भी इस्तेमाल होती हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स को ना फिर मतलब परेशानी होती है क्योंकि उनको रिकॉल नहीं हो रहे होते हैं दूसरे टॉपिक। जैसे पोलराइजेशन फैक्टर से भी कलर आता है। अब पोलराइजेशन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, पोलराइजेशन एंड फजांस रूल। तो अगर आप लोगों ने अभी पोलराइजेशन एंड फजांस रूल नहीं पढ़ा है तो ये अभी आप ना समझें, पहले उसको पढ़ लें उसके बाद इसको समझें, ठीक है। लेकिन अगर आप पोलराइजेशन जानते हो तो एक बड़ी छोटी सी बात है, पोलराइजेशन में क्या होता है? पोलराइजेशन में होता है कि आपका जो एक कैटायन है और एक एनायन है, एक कैटायन है एक एनायन है, ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींचता है,
जिससे कि कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब सनलाइट स्ट्राइक करती है तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है। मतलब इसमें ऐसे कह लो कि डिस्टर्बेंस होता है, ऑसिलेशन होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से इसकी तरफ। तो एक तरह से ना ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। लेकिन पोलराइजेशन से कलर उन्हीं कंपाउंड में आएगा जिनमें पोलराइजेशन अच्छा हो रहा हो, और पोलराइजेशन अच्छा होने के लिए जरूरी है कि कैटायन की पोलराइजेशन पावर अच्छी हो और एनायन की पोलराइजेबिलिटी अच्छी हो। अब देखिए ये जो दो टर्म मैं यूज कर रहा हूं ये सब आपके केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक से आते हैं। तो मैं ये मान के ये वीडियो या ये लेक्चर आपको दे रहा हूं रिकॉर्ड करके कि आप पोलराइजेशन के बारे में जानते हो अच्छी तरह से। तो कैटायन की पोलराइजेशन पावर अच्छी हो और एनायन की पोलराइजेबिलिटी अच्छी हो। देखो क्या लिखा है, दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर व्हेन कैटायन हैज गुड पोलराइजेशन पावर एंड एनायन हैज गुड पोलराइजेबिलिटी। अच्छा, अच्छी पोलराइजेशन पावर वाले कैटायन कौन से होते हैं? टाइप 2 और टाइप 3 के कैटायन। अब आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि यार ये टाइप 2 टाइप 3 कैटायन क्या है। तो मेरा वीडियो जब आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग वाला, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और जिसमें मैं पोलराइजेशन फैक्टर पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आपको वहां समझ आएगा कि 3 तरह के कैटायन हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3 की वो कैटायन है जिनके लास्ट में 18 या 18+2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन वैलेंस शेल, और कहते हैं कि ऐसे कैटायंस की पोलराइजेशन पावर अच्छी होती है। ये यूजुअली आपके पी और डी ब्लॉक के कैटायन होते हैं। अभी शॉर्ट में समझें तो कह लो कि पी और डी ब्लॉक के जो कैटायन हैं वो मोस्टली अच्छे कैटायंस होते हैं, और एनायंस जिनकी पोलराइजेबिलिटी अच्छी है उन एनायंस में 3 हैलाइड हैं, फ्लोराइड नहीं, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो सबका बाप है, उसके इलेक्ट्रॉन छीनना, उसको पोलराइज करना उतनी किसी की औकात नहीं होती है। तो फ्लोराइड नहीं लेना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फास्फाइड और हाइड्राइड। तो अगर इन शॉर्ट आप समझ गए हो तो पी और डी ब्लॉक का कैटायन हो और इनमें से कोई एनायन हो तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा उसका जो कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर पोलराइजेशन है। कुछ एग्जांपल नीचे लिखे भी हैं, आप देख सकते हो। जैसे लेड का सल्फाइड है तो यहां सल्फाइड आ गया, यहां सल्फाइड है, आयोडाइड है, ऑक्साइड है। और जो कैटायन भी यहां प्रेजेंट हैं वो सब कैसे हैं? कैटायन भी आपके पी या डी ब्लॉक के कैटायन है। तो इन सबका जो कलर है वो पोलराइजेशन से आता है। और एक बात और कह दूं कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा इंटेंस कलर होगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, जितना बढ़िया पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिए, सिल्वर का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। तो अगर आप लोगों को आइडिया है पोलराइजेशन और फजांस रूल का, तो मुझे लगता है कि 2 नेगेटिव चार्ज वालों की पोलराइजेबिलिटी 1 नेगेटिव वालों से अच्छी होती है, 2 नेगेटिव वालों की पोलराइजेबिलिटी 1 वालों से अच्छी होती है। और इन 1 वालों में आपको पता होगा कि जब चार्ज बराबर है तो साइज जहां बड़ा है वहां पोलराइजेबिलिटी अच्छी होती है, और ऐसे ऑक्साइड सल्फाइड में भी चार्ज बराबर है तो जहां साइज बड़ा है वहां पोलराइजेबिलिटी अच्छी होगी। और शायद यही कारण है कि अगर आप देखो तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है? व्हाइट। सिल्वर का ब्रोमाइड जो है वो हल्के लाइट येलो कलर का, तो देखिए इंटेंसिटी बढ़ गई। यहां गए तो ये येलो होता है, इंटेंसिटी और बढ़ गई। यहां जाइए तो ये ग्रे होता है, इंटेंसिटी और बढ़ा। और सिल्वर सल्फाइड जो है ब्लैक होता है तो इंटेंसिटी और बढ़ गया। मतलब नियम क्या है कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर होगी। यही कारण है, समझो, यही कारण है कि अगर मैं 4 हैलाइड्स की बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा इंटेंस किसका कलर होगा? आयोडाइड का। अगर मैं 4 हैलाइड्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंटेंस कौन है? आयोडाइड। अच्छा, मान लो किसी कंपाउंड का आयोडाइड जो है वो कलरलेस हो गया, बात समझो, किसी कंपाउंड का आयोडाइड कलरलेस हो गया, तो क्या मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसके तीनों हैलाइड ये कलरलेस होंगे? क्यों ऐसा? क्योंकि इन चारों में सबसे ज्यादा इंटेंस कौन होना है? आयोडाइड। और अगर आयोडाइड खुद ही कलरलेस है तो यार उसके पीछे वाले तो फिर कलरलेस हो ही जाएंगे। बात समझ रहे हो?
तो अगर कभी आयोडाइड कलरलेस हो तो इसके पीछे वाले पक्का कलरलेस होंगे। अच्छा, कभी अगर ब्रोमाइड कलरलेस हो तो क्या सजेशन दे सकते हो? मान लो ब्रोमाइड किसी का कलरलेस है तो क्लोराइड और फ्लोराइड तो पक्का कलरलेस होंगे, लेकिन आयोडाइड के बारे में नो कमेंट। आप समझ रहे हो? तो हाइलाइट्स में जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ कलर बढ़ेगी, तो आगे वाला अगर कभी कलरलेस हो गया तो उसके पीछे वाले तो कलरलेस होना निश्चित है। मतलब वी कैन से दैट कि इफ आयोडाइड ऑफ अ कैटायन इज कलरलेस, इट्स अदर हाइलाइट्स विल आल्सो बी कलरलेस। अगर आयोडाइड कलरलेस है तो बाकी के पक्का कलरलेस होंगे, ब्रोमाइड कलरलेस है तो पीछे वाले कलरलेस होंगे, आयोडाइड के लिए कहेंगे नो कमेंट। फाइन, समझ आया? और अब अगर मैं समराइज कर दूं पोलराइजेशन वाले पॉइंट को लेकर कुछ एक और, मतलब ऐसे कह लीजिए कुछ एक और स्पेसिफिक चीजें, और समराइज करें इस डिस्कशन को, तो ध्यान दीजिएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब इतना लेंदी भी नहीं है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन आता रहता है यूजुअली कि भाई इसका कलर जो है किस वजह से आया, ये कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, या वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, या इस तरह की बहुत सारी चीजें। ओके, तो कुछ एक पॉइंट है, जैसे एस ब्लॉक के जो कंपाउंड हैं उनके कलर यूजुअली कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पोलराइजेशन पावर अच्छी नहीं है। अभी मैंने कहा है कि पोलराइजेशन पावर टाइप 2 और टाइप 3 कैटायन की अच्छी है, मतलब पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। एस ब्लॉक के कैटायंस की पोलराइजेशन पावर अच्छी नहीं है, इसलिए एस ब्लॉक के कंपाउंड जनरली कलरलेस होंगे। लेकिन अगर एस ब्लॉक का कोई कॉम्प्लेक्स कलर्ड आए, अगर एस ब्लॉक का कोई कंपाउंड कलर्ड आए तो वो कैटायन के कारण नहीं है, वो एनायन के कारण होगा। जैसे सोडियम का क्रोमेट येलो है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज है, तो इसका जो कलर है वो क्रोमेट के अंदर या डाइक्रोमेट के अंदर जो LMCT लग रहा है उस LMCT के कारण है। तो एस ब्लॉक के कंपाउंड जनरली कलरलेस हैं, बट अगर कलर्ड हैं तो उसका कारण उनके एनायंस हैं। एक और बात कि पोलराइजेशन से जो कलर आता है वो LMCT से भी ज्यादा इंटेंस होता है। और लास्ट पॉइंट, समटाइम्स